हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का मतलब देखते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज़ करके हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या तो बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप करवा सकते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एंटीबायोटिक्स मिलती किधर से है? तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से डिराइव की जाती है या तो फिर लैब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर सिंथेटिकली इसको प्रोड्यूस करा जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक एक सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या तो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ। यहाँ पे लाइफ का मतलब है बैक्टीरियल लाइफ। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ? जो बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट काम करे उसको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी एंटीबायोटिक्स को आइडियल एंटीबायोटिक्स कैसे कह सकते हैं? अगर एंटीबायोटिक्स जो है वो डिज़ायर बैक्टीरिया मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हीं को किल करती है, बल्कि ह्यूमन सेल्स जो है उनको हार्म नहीं करती, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को आइडियल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि सारी एंटीबायोटिक्स जो है उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या तो फिर सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर करते हैं लैब में या तो इंडस्ट्री में। और ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करती है और जो होस्ट है उसको हार्म नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कैसे बनी थी? साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि बैक्टीरिया की स्टडी करते थे। एक बार वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पेट्री प्लेट्स के ऊपर ग्रो करवाया जाता है। अब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने जिस प्लेट में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था, गलती से वो प्लेट उन्होंने ओपन छोड़ दी थी। नेक्स्ट, जब वो रिटर्न आए तब उन्होंने दो चीज़ नोटिस करी। फर्स्ट ये कि जो प्लेट थी उसके अंदर ब्लू ग्रीन मोल्ड का ग्रोथ हो चुका था, मतलब फंगस का कंटामिनेशन हो गया था प्लेट के अंदर। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये नोटिस करी कि ये जो फंगस ग्रो हुई थी उसके आसपास क्लियर जोन बन चुका था। यहाँ पे देखो ये प्लेट जो है उसके अंदर ये देखो ये फंगस का ग्रोथ हो चुका है। और दूसरी चीज़, ये फंगस जहाँ पे भी ग्रो हुई है उसके आसपास के एरिया में देखो ये क्लियर जोन बन चुका है। क्लियर जोन का मतलब है कि देखो उसके आसपास जो भी कोई स्टेफाइलोकोकस ग्रो हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि ये जो फंगस है, ये फंगस अपने में से एक केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि स्टेफाइलोकोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जो फंगस है वो जो केमिकल निकालती है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? पेनिसिलिन नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये जो फंगस यहाँ पे ग्रो हो चुकी थी उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो उस फंगस ने जो सब्सटेंस रिलीज करा उसको पेनिसिलिन नाम दिया। और फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग ये जो केमिकल है वो एंटी बैक्टीरियल केमिकल है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला केमिकल है, मतलब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि ये जो है ये पेट्री प्लेट है। ये पेट्री प्लेट के अंदर उन्होंने स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करवाया है और प्लेट को ओपन छोड़ दिया था गलती से, जिसकी वजह से यहाँ पे फंगस का ग्रोथ देखने को मिला। ये जो फंगस थी वो कौन सी फंगस थी? पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो फंगस थी वो अपने में से एक केमिकल सिक्रीट करती थी और उस केमिकल की वजह से ये फंगस के आसपास के एरिया में जो भी बैक्टीरिया ग्रो हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए।
इसका मतलब है पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है वो जो सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसको साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन नाम दिया था, वो सब्सटेंस एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, मतलब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फंगस ग्रो हुई है उसके आसपास एक क्लियर जोन है जहाँ पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट नेचुरली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स है, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में करी थी। बाद में 1929 में उन्होंने अपनी फाइंडिंग जो है उसको पब्लिश करा। अब ये जो पेनिसिलिन जो है उसकी डिस्कवरी तो हो गई, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाए, कि मतलब उसका मास प्रोडक्शन कैसे करना है या तो उसको प्योरीफाई कैसे करना है, वो चीज़ वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट आगे जाके फ्लोरिन और चेन ने पेनिसिलिन को प्यूरिफाई और स्टेबलाइज करा, मतलब 1940 में सक्सेसफुली पेनिसिलिन को एक्सक्रीट करा गया। नेक्स्ट आगे जाके फ्लोरी और चेन ने अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा और लार्ज स्केल पे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करा। और ये पेनिसिलिन का यूज़ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्फेक्टेड सोल्जर्स की ट्रीटमेंट में करा गया। और ऐसे पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट मास प्रोड्यूस एंटीबायोटिक है जिसने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स की लाइफ बचाई थी। नेक्स्ट 1945 में सर फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन, ये तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला उनके पेनिसिलिन के वर्क के लिए। नेक्स्ट पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने न्यू एंटीबायोटिक सर्च करना स्टार्ट कर दिया था जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करें, जिसके अंदर सैल्मन वॉक्समैन है। उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी थी। सैल्मन वॉक्समैन जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक्स की। और वॉक्समैन जो थे उन्होंने ही एंटीबायोटिक्स वर्ड दिया है और 1952 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट तो अभी तक हमने क्या देखा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। उसके बाद फ्लोरी और चेन ने पेनिसिलिन को प्यूरिफाई करा था और उसके ट्रायल स्टार्ट करे थे, मास प्रोडक्शन स्टार्ट करा था। और पेनिसिलिन का जो मास प्रोडक्शन हुआ उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी। सैल्मन वॉक्समैन जो है उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी करा था और 1950 से 1960 के बीच के टाइम में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क, एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो ये कैसे करती है, तो वो बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे और किल हो जाएंगे। तो जिसके अंदर फर्स्ट है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव सेल वॉल जो है उसको ब्रेक कर देती है, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनको ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टॉपिंग प्रोटीन प्रोडक्शन, कोई एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया में इम्पोर्टेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप करवा देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते और फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग डीएनए कॉपी, कोई एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की जो कॉपी है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि फ्लोरोक्विनोल। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ देयर एनर्जी सप्लाई, कोई एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी सप्लाई को ही स्टॉप कर देती है, जैसे कि सल्फोनेमाइड। तो इन डिफरेंट वेज का यूज़ करके
एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को किल करती है और उनका ग्रोथ इनहिबिट कर देती है। हर एक एंटीबायोटिक जो है वो डिफरेंट वे से काम करती है। कोई एंटीबायोटिक उनके सेल वॉल को ब्रेक कर देती है, कोई प्रोटीन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, कोई डीएनए कॉपिंग को ही ब्लॉक कर देती है, और कोई एंटीबायोटिक्स जो है वो एनर्जी सप्लाई स्टॉप कर देती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटीबायोटिक्स जो है डोंट वर्क ऑन वायरसेस। मोस्टली एंटीबायोटिक वायरस के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स मोस्टली यूज़ नहीं होती है, तो वायरस के लिए क्या यूज़ होता है। तो जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, वैसे ही वायरस के इन्फेक्शन और वायरस से हुए डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ होता है। फंगी की ट्रीटमेंट के लिए या फंगस से हुए डिजीज़ या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल यूज़ होती है। तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, वायरस के ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग यूज़ होती है, और फंगस के लिए एंटी फंगल यूज़ होती है। नेक्स्ट है वाई एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क ऑन फंगी एंड वायरसेस। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, बट वायरस और फंगी के लिए नहीं यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि फंगस का जो सेल स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, बट फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है, तो उनके स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक फंगस के लिए यूज़ नहीं हो सकती, और एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को ही टारगेट कर सकती है, इसीलिए ये फंगस के लिए अफेक्टिव नहीं है। और एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, बट वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वायरस का और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत ही डिफरेंट है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी खुद की मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती है। जबकि वायरस जो है उनके पास सेल वॉल नहीं होती, राइबोसोम नहीं होती। जबकि वायरस के पास सेल वॉल नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, खुद की मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करती है, बट वायरस के पास वो स्पेसिफिक पार्ट्स है ही नहीं कि जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए यूज़ कर सकें। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से सबके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं हो सकती। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है, वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग यूज़ होती है, और फंगस के लिए एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को टारगेट करती है, और एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो वायरस को टारगेट करती है। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है? तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस या तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उनको टारगेट करती है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं या तो इनहिबिट होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंट पार्ट्स या तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उनको ब्लॉक करवा देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं या तो उनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। जबकि एंटीवायरल ड्रग्स कैसे काम करती है? फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक ह्यूमन सेल है, और ये जो है ये एक वायरस है। अब वायरस जो है उसको सेल के अंदर एंट्री चाहिए होती है, तो एंटीवायरल ड्रग क्या करती है? वायरस की एंट्री को ही ब्लॉक कर देती है। दूसरा, अगर वायरस जो है वो सेल के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो फिर वो वहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे वायरस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग जो है वो उनका रेप्लिकेशन स्टॉप करवा देती हैं, और या तो उनको होस्ट के सेल से रिलीज़ होना स्टॉप करवा देती है। तो एंटीवायरल ड्रग क्या करती है? वायरस की एंट्री, वायरस का रेप्लिकेशन या तो होस्ट सेल से रिलीज़ होने की प्रोसेस जो है उनको ब्लॉक करवा देती हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है, जबकि एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उनके अगेंस्ट वर्क करती है।
मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को टारगेट करती है और एंटीवायरल ड्रग जो है वो वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है? अगर एंटीबायोटिक है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है बैक्टीरिया, उन सब के अगेंस्ट वर्क कर सकती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। मतलब ऐसी एंटीबायोटिक जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वर्क करती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वर्क करती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर सके, ऐसी एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए हम ये पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कब यूज़ की जाती है? अगर इन्फेक्शन अननोन बैक्टीरिया से हुआ है, हमको नहीं पता है कि किस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन करा है, तो ऐसे टाइम पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। इसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन। नेक्स्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एडवांटेज क्या है? तो यूज़फुल फॉर अननोन इन्फेक्शन। अगर हमको पता नहीं है कि कौन से बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कोज करा है, तो उस टाइम पे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर सकती है और बैक्टीरिया को किल कर सकती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे नॉर्मल माइक्रोबायोटा को भी किल कर सकती है। मतलब हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, गुड बैक्टीरिया है, उनको भी ये किल कर देगा, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करता है और उनको किल कर देता है। मोस्ट IMP पॉइंट ये है कि हायर रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है? अगर कोई बैक्टीरिया है उसने अपने में चेंज कर लिया है, अब वो पर्टिकुलर टाइप की एंटीबायोटिक्स से किल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है, अपने में चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो उस पर्टिकुलर टाइप के किल नहीं हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करना। तो कभी कभी बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स के अगेन रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो बार बार अगर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो उस एंटीबायोटिक से किल होना बंद हो जाए। नेक्स्ट है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसको बोला जाता है? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है और उन्हीं को किल करती है। या तो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करती है या तो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया पे वर्क करती है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को कब प्रेफर करा जाता है? अगर हमको पता है कि कौन से पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी और वैनकोमाइसिन। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एडवांटेज क्या है कि ये हमारे नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो है, हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, उनको हार्म नहीं करता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का चांस नहीं है।
कि बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले, ऐसे चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसका डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड यूज़, मतलब अगर अननोन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ मोस्टली नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसको कहा जाता है? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करती है और उनके ऊपर वर्क करके उन्हें किल करती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी, वैनकोमाइसिन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोल। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती है उसके बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेल वॉल इनहिबिटर, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को टारगेट करती है, मतलब बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टॉप करवा देती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ऐसी एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होना, प्रोटीन का प्रोडक्शन होना स्टॉप करवा देती है। कैसे स्टॉप करवाती है? तो उनके राइबोसोम को ब्लॉक कर देती है बैक्टीरिया का। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं या तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर। डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की कॉपी बनने की प्रोसेस को स्टॉप करवा देते हैं। अगर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनना है, ठीक है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस करनी है, तो ऐसी कंडीशन में डीएनए रेप्लिकेशन के सारे एंजाइम्स होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एंटीबायोटिक्स उन एंजाइम्स को जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देगी, इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे और बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर कहा जाता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिशन। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक पाथवे को टारगेट करती है, मतलब कि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को ही स्टॉप करवा देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक को मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिशन करने वाली एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करती है एंटीबायोटिक्स और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, या तो सेल मेम्ब्रेन का लीकेज करवा देती है, उसकी परमिएबिलिटी चेंज करवा देती है, तो फिर बैक्टीरिया ऑब्वियस से किल हो जाने वाले हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया के अलग अलग पाथवे, अलग अलग मेन फंक्शनल पार्ट्स को टारगेट करती हैं। जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को टारगेट करती है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करवा देती है, कोई एंटीबायोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप करवा देती है, कोई एंटीबायोटिक्स जो है उसके मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करती है, और कोई कोई एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है या तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग मैकेनिज्म का यूज़ करके बैक्टीरिया को किल करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, अगर एंटीबायोटिक्स को मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करा जाए तो उसके 2 टाइप्स है, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है? ऐसी ड्रग्स जो किल कर देती है या तो बैक्टीरिया का ऐसा डैमेज कर देती है कि वो इरिवर्सिबल हो, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक।
ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करे उससे बैक्टीरियोस्टैटिकल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स क्या करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है और हमारी इम्यून सिस्टम है वो उस इन्फेक्शन को बॉडी से क्लियर करती है। तो हमने यहाँ पे दो देखे, बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देती है और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स को ओरिजिन के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करा जाता है तो 3 टाइप है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। जिसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी एंटीबायोटिक्स जो डायरेक्टली हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ऑब्टेन करी है। जैसे कि हमने देखा था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को किस में से ऑब्टेन करा गया है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक जो है वो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ऑब्टेन करी है पर फिर उसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करे हैं तो उसको सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है और ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन की वजह से उसकी इफ़ेक्टिवनेस और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक जो है वो लैब के अंदर ही सिंथेसाइज करने में आई है कम्प्लीटली तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ऑब्टेन नहीं हुई है बट एंटीबायोटिक को पूरा का पूरा लैब के अंदर ही बनाया गया है तो उसको सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करते हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसे कहा जाता है जो एंटीबायोटिक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर इफ़ेक्टिव हो और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसे कहा जाता है जो लिमिटेड बैक्टीरियल ग्रुप के ऊपर इफ़ेक्टिव हो। फिर हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि कोई कोई एंटीबायोटिक्स होती है वो सेल वॉल को टारगेट करती है बैक्टीरिया के, कोई उसके डीएनए रेप्लिकेशन को टारगेट करती है, कोई एंटीबायोटिक्स उसके प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करती है। ऐसे हमने डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई करा था। उसके बाद हमने देखा मोड ऑफ एक्शन, जिसके अंदर बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स देखी। बैक्टीरिसाइडियल एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देती है और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी एंटीबायोटिक जो उनके ग्रोथ को इनहिबिट करती है। लास्ट क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक्स, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स देखा। नेचुरल एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है, अगर एंटीबायोटिक्स हमने ऑब्टेन करी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फंगस से, बैक्टीरिया से, तो उसको नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसको हमने नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करा है बट उसको केमिकली मॉडिफाई करा है ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके। तो ऐसी एंटीबायोटिक को सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और लास्ट हमने देखा था सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक जो कम्प्लीटली लैब के अंदर बनाई गई है उसे सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो ये एंटीबायोटिक उस टारगेट बैक्टीरिया को ही किल करती हैं और ह्यूमन सेल को हार्म नहीं करती है, तो इसे सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो आइडियल एंटीबायोटिक्स कैसी होती है, तो वो टारगेटेड बैक्टीरिया को ही किल करती है, ह्यूमन सेल को इतना हार्म नहीं करती है। नेक्स्ट है लो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है,
तो अगर कोई बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से किल होते थे, बट अब बैक्टीरिया ने अपने अंदर चेंज कर लिया है जिसकी वजह से वो उस एंटीबायोटिक से अब किल नहीं होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो आइडियल एंटीबायोटिक्स क्या होती है कि जिसके अगेंस्ट बैक्टीरिया इजीली रेजिस्टेंस डेवलप ना कर पाए। थर्ड पॉइंट है नॉन टॉक्सिक टू होस्ट। जो आइडियल एंटीबायोटिक्स होती है वो इतने ह्यूमन के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाती है, मतलब होस्ट को इतना हार्म नहीं करती है। नेक्स्ट है मिनिमल डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। जो गुड एंटीबायोटिक्स होती हैं वो टारगेटेड बैक्टीरिया को किल करती है, बट ह्यूमन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उसको उतना हार्म नहीं करती है। नेक्स्ट है लो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो आइडियल एंटीबायोटिक्स होती है वो नॉर्मली मोस्ट पीपल के अंदर एलर्जिक रिएक्शन कोज नहीं करती है। लास्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजीली अवेलेबल। आइडियल एंटीबायोटिक्स जो होती है वो इजीली अवेलेबल होती है, कहीं पे भी मिल जाती है और ये अफोर्डेबल होती है। तो ये जो है ये आइडियल एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर्टीज़ है।